हेलो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन लेके आए हैं इसमें देख लीजिए एक बार फिर से हम लोग एनटीपीसी CBT1 के लिए प्रीवियस ईयर सेट देखने जा रहे हैं। 12/1/2021 को ये एग्जाम हुआ था। सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है और किरण पब्लिकेशन के बुक से अभी हम लोग RRB NTPC CBT1 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर सेट कवर कर रहे हैं। सेट नंबर 9 आज हम लोग देखने जा रहे हैं। इस बुक का वॉल्यूम 1 बुक है ये। और इससे पहले जो है फ्रेंड्स हम लोग सेट नंबर 1 से लेके 8 तक का जो वीडियो अपलोड किया गया था उसको जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया गया, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा रिविजन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं सेट नंबर 9 के क्वेश्चन को। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है उसको स्किप करते चलेंगे। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग खुद से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था। तो देखिए सही आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 में दिया गया भिलाई इस्पात संयंत्र, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में, कब 1955 ईस्वी में जो है USSR की सहयोग से जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ये बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो है यहाँ पे हो जाएगा प्रश्न नंबर 4। दिया है इसमें कि मानव समुदाय में निम्नलिखित में से किसका ऑक्सीजन के साथ उच्च संबंध है। मानव समुदाय में निम्नलिखित में से किसका ऑक्सीजन के साथ उच्च संबंध है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए हीमोग्लोबिन के साथ में। मानव के शरीर में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो अत्यधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हीमोग्लोबिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और उसके बाद चलिए अब जो अगला प्रश्न हो जाएगा इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो है 7 हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए इस प्रश्न में है कि जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है तथा एक सार्वजनिक वस्तु को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुक्त उपलब्ध कराया जाता है तो इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है। इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सार्वजनिक प्रावधान के रूप में जो है इसे संदर्भित किया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न दिया है इनमें कि इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो वह उपकरण हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ जो है देखिए एक उपकरण है जिसका उपयोग पौधों में वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है और इसका आविष्कार जो है सर जगदीश चंद्र बोस ने 20वीं सदी में किया था। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा जो है क्रेस्कोग्राफ की खोज करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है बिल्कुल सही है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग क्या कहलाता है। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग क्या कहलाता है। सही आंसर है कुल लागत कहलाता है। ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 11। देखिए इसमें है कह रहे कि भारत के उच्चतम न्यायालय के इनमें से किस पूर्व न्यायाधीश को मई 2019 में न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किनको नियुक्त किया गया। राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन कुमार सिकरी जो है इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि 2014 में भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने बड़ा कदम आगे बढ़ाया जो महिला केंद्रित योजना एवं कार्यक्रम है। इसे किस एक नाम से जाना जाता है। इसे किस एक नाम से जाना जाता है। तो इसे किरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या नाम से जाना जाता है। किरण के नाम से। और किरण का संक्षिप्त रूप है पोषण के माध्यम से अनुसंधान उन्नति में ज्ञान भागीदारी। ऑप्शन नंबर 1 किरण हो जाएगा बिल्कुल सही। और उसके बाद अगला
अगला प्रश्न है कि वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर .com का क्या अभिप्राय है। वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर .com का क्या अभिप्राय है। सही आंसर है इसका कमर्शियल हो जाएगा इसका, देखिए ठीक है, क्या हो जाएगा कमर्शियल। यहाँ पे फ्रेंड्स वेब पते में वेब पेज के स्थान के बारे में जानकारी होती है और इसे URL के रूप में भी जाना जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो कमर्शियल ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स 18। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का नवीनतम नाभिकीय शक्ति स्टेशन है। निम्नलिखित में से कौन भारत का नवीनतम नाभिकीय शक्ति स्टेशन है। तो सही आंसर है कुडनकुलम। ठीक है, कुडनकुलम जो है देखिए यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है और यह भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है कुडनकुलम, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 19। देखिए फ्रेंड्स इस प्रश्न में कह रहा है कि लैक्टिक एसिड क्या है। लैक्टिक एसिड क्या है। तो लैक्टिक एसिड जो है देखिए यह 3 कार्बन वाला अणु है, 3 कार्बन वाला अणु। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आणविक सूत्र होता है C3H6O3। क्या होता है C3H6O3। और इसमें देख लीजिए यहाँ पे 3 कार्बन जो है अणु इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल सही है। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 23। देखिए इसमें है कह रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। 2 ऑप्शन दिया गया, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ पे दिया गया है 2 ऑप्शन इसका और देख लेते हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन जो है इसका देखिए और दिया गया है, पश्चिम बंगाल और ओडिशा है, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। तो सही आंसर जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिशा। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो वह होता है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और बॉक्साइट जो है फ्रेंड्स ये एक महत्वपूर्ण अयस्क है एल्यूमिनियम का, ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे चार्ल्स कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया हुआ है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए। अरुंधति रॉय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अरुंधति रॉय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनको जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जो है बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये बुकर पुरस्कार जो है इनको फ्रेंड्स 1997 यानी कि 1997 में दिया गया था, ये भी जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। इसमें है कि भारत में सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी मई 1960 ईस्वी में। कब किया गया था, मई यानी कि 7 मई। ठीक है, 7 मई 1960 ईस्वी को जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट दिया गया है प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है। प्रसिद्ध लोकगीत कजरी जो है वह कहाँ लोकप्रिय है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए पहले यहाँ पे। देखिए 4 ऑप्शन जो दिया गया है और सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। कजरी नृत्य जो है यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। तो सही आंसर है इसका देखिए जूट। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है, कह रहा है कि इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी। इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी। सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, जिसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर
ठीक है फ्रेंड्स, 24 अक्टूबर 1945 यानी कि 1945 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। और उसके बाद चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 37 में है, सन 2019 में फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन है? प्रथम भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन है? तो वह वैज्ञानिक है गगनदीप कंग। गगनदीप कंग जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया? निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? तो ये विरोध किया था खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। और चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? किसकी सुरक्षा पर यह केंद्रित है? तो सही है, मानवाधिकार की सुरक्षा पर केंद्रित है ये ऑप्शन नंबर 4। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है फ्रेंड्स यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है और इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है जो कि मानवाधिकारों पर केंद्रित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 मानवाधिकार बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? तो सही है इसका, देखिए पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की अवधि जो है वह 1946 से 1959 तक थी। 1946 से 1959 तक याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 पहली पीढ़ी बिल्कुल सही है। आइए फ्रेंड्स अब अगला प्रश्न देख लीजिए, दिया है कि प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था? प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था? तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया है और राइट आंसर जो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद के द्वारा जो है ये उपन्यास अनटचेबल लिखा गया है और यह 1935 यानी कि 1935 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर 45 में कह रहा है कि 2019 में जलवायु संबंधी कार्यवाही और आपदा तैयारियों पर आधारित 5वां ABU मीडिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ABU मीडिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था नेपाल में। कहाँ पे हुआ था? नेपाल में इसका आयोजन हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। और अगला प्रश्न है कि वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएगा एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोजें की? तो ये किया गया था देखिए फ्रांसिस बुकानन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न में दिया गया है कि पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसे अवमूल्यन, ठीक है, डिप्रिसिएशन कहा जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 52। दिया है, इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जो है भारत में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर यानी कि HSFC का उद्घाटन कब किया गया था? HSFC का उद्घाटन कब किया गया था? तो ये उद्घाटन किया गया था जनवरी 2019 ईस्वी में। ठीक है, जनवरी 2019 में। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न में दिया गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो फ्रेंड्स वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 जो है देखिए राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न है, प्रकाश को अपवर्तित करने के लिए एक माध्यम की क्षमता को इस रूप में व्यक्त किया जाता है। इस रूप में व्यक्त किया जाता है तो इसे प्रकाशीय घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर।
और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर हो जाएगा 59। देखिए इसमें कह रहा है कि पौधे में बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है अंकुरन यानी कि जर्मिनेशन के रूप में। याद रखना है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही। और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन काफी नकारात्मक एवं शांतिपूर्ण था लेकिन प्रभाव में यह सकारात्मक था? वह कौन सा आंदोलन था? तो वह आंदोलन था असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन ये 1920 ईस्वी में जो है शुरू किया गया था। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए फ्रेंड्स अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 64। ठीक है, प्रश्न नंबर 64 में इसमें कह रहा है कि जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल सही दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि www के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है HTTP का प्रयोग इसमें किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। देखिए यह वह प्रोटोकॉल है जो ऑनलाइन संचार को सक्षम बनाता है और डेटा को एक मशीन से दूसरे मशीन में स्थानांतरित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 HTTP जो है ये बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। और नेक्स्ट जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है? सौभाग्य योजना जो है यह केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है? तो पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। देखिए ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिया है। और अगला और उसके बाद जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 विद्युत मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत ये आता है। तो उसके बाद चलिए अब जो अगला प्रश्न होगा इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 72 दिया है इसमें कि मनोरा का किला कहाँ स्थित है? मनोरा का किला कहाँ स्थित है? तो ये किला स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है, मनोरा का किला जो है यह तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। और यह किला जो है फ्रेंड्स यह द्रविड़ शैली में निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर है 76। कह रहा है कि कौन भारत में 23 वर्षों तक रहा जो चित्रकला, चित्र, परिदृश्य एवं आम लोगों की तरफ प्रत्येक दिन जिया? तो सही है जॉर्ज चिनरी। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें देखिए अगले प्रश्न में है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ध्रुव, जिसको कि पोल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। और नेक्स्ट दिया है कि 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गेट की स्थापना की गई थी। गेट का पूर्ण रूप क्या है? गेट का पूर्ण रूप जो है पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा? तो फ्रेंड्स राइट आंसर जो है इसका देखिए ऑप्शन नंबर जो 1 में दिया गया ग्रेजुअल एग्रीगेट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये ऑप्शन नंबर 1 है। इसका बाकी का भी ऑप्शन देख लीजिए। 3 ऑप्शन जो है देखिए इधर और दिया गया है। जनरल एग्रीगेट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड और ग्रेजुअल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये बिल्कुल सही हो जाएगा गेट का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया है इनमें कह रहा है कि इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिलें स्थित है और उनमें से अधिकांश कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन करती है? वह कौन सा स्टेट है? राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है ये बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था टोटल GK/GS और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। बाकी जो है अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड करके खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेट भी पिछले सेट की तरह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को जरूर एक बार पूरा देखिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि इसमें से टोटल आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को कैसा लगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।